जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल टारगेट स्टडी हब में। आज का यह क्लास उनके लिए होने वाला है जिन्होंने अभी तक एसएससी जीडी का तैयारी कुछ भी नहीं किया है या जिनका पहली बार एसएससी जीडी का एग्जाम है, तो खास कर यह क्लास उनके लिए ही होने वाला है, क्योंकि इस क्लास के अंदर आपको एसएससी जीडी में आने वाला प्रश्न बताने वाले हैं, चुनिंदा प्रश्न बताने वाले, VVI एवं सिलेक्टेड प्रश्न बताने वाले, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो कि एसएससी जीडी के टारगेट पर यह प्रश्न सीधे एग्जाम में छपेगा। आज का आपका पहला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? काफी इंपोर्टेंट वाले, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है, कार्यपालिका को शक्ति प्रदान करता है? तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, अनुच्छेद 74। यह किससे संबंधित है? अनुच्छेद 74 से। अगर मैं कहूं आपको कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में संविधान से 5-6 प्रश्न पूछा जाता है, तो यह बात बिल्कुल सही है। आपके एग्जाम में संविधान से 5-6 प्रश्न देखने को मिलता है, और जिसमें अनुच्छेद से ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। जैसे में आपके एग्जाम में कभी कभी पूछेगा अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को हम लोग संविधान का आत्मा या संविधान का हृदय भी कहा जाता है। आत्मा और हृदय किसे कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अनुच्छेद 370 से जान लीजिएगा, अनुच्छेद 370 आपके एग्जाम में एकदम टारगेट पर रहता है। सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाता है अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 370 आपका जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 370 किससे याद है, मतलब किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, और मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, यकीनन माने कि यहां से आधा से ज्यादा प्रश्न सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 2 नंबर आपका प्रश्न है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपता है। भारत में नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक CAG, भारत में नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? CAG की नियुक्ति कौन करता है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। CAG का मतलब क्या होता है? पूरे भारत में जो डेटा बनता है कि क्या GDP बढ़ रहा है या घट रहा है, किसका मतलब कौन सा नेता का आय बढ़ रहा है या घट रहा है, ये सब कौन सा करता है? नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक करता है। और सीधे इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। याद रखिएगा, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। क्वेश्चन सीधे एसएससी जीडी के टारगेट पर है। सीधे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आप पूछेगा आपके एग्जाम में कि नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। क्लियर है? अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। आप लोग जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। इसमें जीके के हम लोग 20 क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, तो जवाब देने का कोशिश कीजिएगा कि इसमें से आपका कितना प्रश्न सही होता है। ठीक है, देख लीजिए। निम्न में से कौन सा जो है युग्म सही नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें देखना है कि कौन सा युग्म का मतलब कौन सा जोड़ा सही नहीं है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी में जाकर छपेगा। तो ये देख लीजिएगा, कच्छ के रण में खारी मिट्टी पाई जाता है, यह बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर कह रहा है कि नहीं है, सही नहीं है। तराई क्षेत्र में आपका क्या पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। तराई क्षेत्र में आपका क्या पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ढक्कन का पठार में काली मिट्टी पाया जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन थार्मो स्थल में आपका लाल मिट्टी नहीं पाया जाता, ये बात बिल्कुल गलत है। यह युग्म क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी इसका जो नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से इसको पकड़ सकते हैं, सीधे यह आपके एग्जाम में आ सकता है। और 1 नंबर यहां से कंफर्म कीजिए। अगर यह वाला बनाना सीख जाते सेम टू सेम हूबहू ऐसा ही प्रश्न एक आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह प्रश्न बनाना सीख जाइए जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। ये काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आगे आइए। 4 नंबर प्रश्न जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? देखिए, जैसे में हमारा जो भारतीय संविधान है उसको बहुत सारे संविधान के देशों को, मतलब बहुत सारे जो देश है उसको संविधान को देखते हुए हमारा भारत देश का संविधान बनाया गया है। और कुछ कुछ जो अनुच्छेद, कुछ कुछ अधिकार है वो दूसरे देशों से लिया गया है। जैसे में यहाँ पर पूछ रहा है कि मूल अधिकार किस देश से लिया गया है, तो याद रखिएगा ये आपका कनाडा से लिया गया है। सॉरी, ये कहाँ से लिया गया है? सॉरी, मूल अधिकार जो आपका है ये कहाँ से लिया गया है? याद रखिएगा, मूल अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है, कनाडा से आपका दूसरा लिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में कौन करता है? राष्ट्रीय आय का मतलब पूरे देश का 1 साल में आय जो होता है उसका गणना कौन करता है? तो याद रखिएगा, इसका जो गणना करता है वह करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। याद रखिएगा, कौन करता है? केंद्रीय
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, या इसको हम लोग शॉर्ट रूप में CSO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CSO बोलते हैं। और आप भी इस बार रिजल्ट पाना चाहते हैं, वर्दी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपको रोजाना SSC GD का इंपोर्टेंट क्लास देगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में छपेगा। अगर आप चाहते हैं कि डेली आपको इंपोर्टेंट क्लास मिले एग्जाम तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यही एक चैनल है जो आपके सपने को पूरा करेगा, आपके मम्मी पापा के सपने को पूरा करेगा। ठीक है ना? तो चैनल को क्या कर लीजिएगा, एक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर डेली आपको SSC GD का इंपोर्टेंट क्लास मिलेगा। तो यहाँ पर बात कर रहा है राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, जिसको शॉर्ट रूप में हम लोग CSO बोलते हैं। अब उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, NSO कर दिया गया है। याद रखिएगा, कभी कभी CSO भी दे सकता है, NSO भी दे सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आपके एग्जाम में सवाल बनेगा, RBI का पूरा नाम क्या होता है। आप लोग भी जवाब देते जाइएगा, 20 में कम से कम 15-10 स्कोर करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो RBI का स्थापना पूछेगा आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को RBI बैंक का स्थापना हुआ था। आपके एग्जाम में छपेगा RBI बैंक का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अगर चलते हैं 6 नंबर सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को किस वर्ष छोड़ा गया था। जो भारत का आपका पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, उसको कब लॉन्च किया गया था, सीधे आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो जो आर्यभट्ट है, उसको लॉन्च किया गया था 9 अप्रैल 1975 को। उसको कब लॉन्च किया गया था, 9 अप्रैल, याद कीजिएगा, 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को उसको अंतरिक्ष में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। यह हमारा भारत का पहला, आपके एग्जाम में ऐसे भी सवाल बन सकता है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा वो आपका आर्यभट्ट हो जाएगा। अब पूछ रहे हैं कब लॉन्च किया गया, तो 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को लॉन्च किया गया। ठीक है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको डेली SSC GD का क्लासेस मिलेगा। ठीक है ना, और कोई रास्ता नहीं है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन हम आपको देंगे सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला प्रश्न देंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपको वो पता चलेगा कि हाँ इस सर का क्लास हो रहा है। ठीक है, आगे चलिए। 7 नंबर सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आता है। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो मूल कर्तव्यों से संबंधित है। ऐसा कौन सा भाग है जो मूल कर्तव्यों से संबंधित है, याद रखिएगा। भाग जो 4 आपका है, भाग जो 4 आपका है, वह क्या से संबंधित है, मूल कर्तव्य से संबंधित है। मूल कर्तव्य से आपका कौन सा संबंधित है, मूल कर्तव्य से भाग 4 संबंधित है। क्लियर है, ये आपके सीधे एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे आइए। 8 नंबर सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आता है कि ऐसा कौन सा राज्य है, सीधे आपके SSC GD के एग्जाम पर यह टारगेट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जो 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मतलब दूसरे देशों से लगते हैं, ऐसा कौन सा राज्य है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसका सीमा 2 अंतर्राष्ट्रीय मतलब 2 देशों से लगता है। ठीक है, ऐसा सवाल आपसे पूछ रहा है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जिसका सीमा 2 अंतर्राष्ट्रीय राज्यों से लगता है। तो हम यहाँ पर बता देना चाहते हैं, एक आपका बांग्लादेश हो जाएगा, दूसरा नेपाल हो जाएगा, और तीसरा भूटान हो जाएगा। ऐसे 2 ही पूछ रहा है, तो भूटान, बांग्लादेश और नेपाल याद रखिएगा। ऐसे भूटान से भी इसका सीमा साझा होता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 9 नंबर सवाल है, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, जो हरित क्रांति है उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा था। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछेगा तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था गेहूं। गेहूं कभी कभी आपके ऑप्शन में नहीं रहता है, तो आप लोग क्या सही कीजिएगा, फसल सही कीजिएगा। क्या सही कीजिएगा, फसल। क्या सही कीजिएगा, बोलिए, फसल सही कीजिएगा। ठीक है ना, फसल सही कीजिएगा। पूछेगा आपके एग्जाम में हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा था, तो गेहूं पर। अगर गेहूं ऑप्शन नहीं है तो क्या सही करोगे, फसल सही करोगे। हरित क्रांति का पूछा जाता है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा MS स्वामीनाथन को, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। याद रखिएगा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को आपका हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्लियर है, सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला प्रश्न। कभी कभी आपका श्वेत क्रांति पूछ देता है, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, तो दूध उत्पादन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, दूध उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध हो जाएगा। 10 नंबर आपका सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। याद रखिएगा, 1951 से 1952 ईस्वी में भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। हम आपको ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देंगे जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आएगा। ठीक है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, 1951 से 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि सीधे आपकी एग्जाम के लिए काफी संभावित प्रश्न है। 11 नंबर सवाल है, लोकसभा में
अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण के लिए किस अनुच्छेद में है? लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में? याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 330 में इसका आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 330 में इसका क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद दिया जाता है? तो अनुच्छेद 330 में दिया जाता है। अनुच्छेद से आपके एग्जाम में ज्यादातर सवाल बनता है, तो जो जो इंपोर्टेंट अनुच्छेद आपको हम ऊपर करवाए हैं या अभी करवा रहे हैं, आप उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, वो सीधे आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में छपेगा। ठीक है, अगला नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने का सवाल क्या है? सवाल है जो प्रश्न है वो सीधे आपके एग्जाम में आने से संभावना है। ठीक है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष की बात करा है तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 ईस्वी को आपका नीति आयोग का स्थापना हुआ था। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को क्या हुआ था? नीति आयोग का स्थापना हुआ था। इसका पहला उपाध्यक्ष की बात करा है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, यहाँ पर उपाध्यक्ष की बात करा है तो अरविंद पनगढ़िया। इसका नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगढ़िया थे। याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए 13 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छप सकता है। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक राज्य कौन सा? भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? याद रखिएगा, सबसे ज्यादा खनिज तेल कहाँ होता है? याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो खनिज तेल होता है वो आपका राजस्थान में। ऐसे असम की डिगबोई आता था, लेकिन असम का डिगबोई सबसे पहला खनन क्षेत्र मतलब पता चला उस, और अभी के हिसाब से खनिज तेल सबसे ज्यादा जो उत्पादक राज्य है वो आपका राजस्थान है। ठीक है, आगे चलिए 14 नंबर आपका सवाल है, असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद वापस ले लिया गया? मतलब असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हो रहा था। कब हो रहा था? 1920 ईस्वी में हो रहा था। और ये पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद वापस ले लिया गया? तो चौरा चौरी कांड हो गया था, इसलिए असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया, वापस ले लिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, चौरा चौरी कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। जैसे में आंदोलन और सहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था और यह चलित रहा था, तो 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड हो गया था। क्या हो गया था कि उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक जगह है, चौरी चौरा नामक क्या है? जगह है। वहां पर 22 पुलिस कर्मियों को कुछ लोगों ने जितना जला दिया गया था जो आंदोलन कर रहे थे, इसलिए असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया? वापस ले लिया गया। ठीक है, आगे चलिए अगला नंबर सवाल है, निम्न में से ऐसा कौन सा कर है जो अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अप्रत्यक्ष कर आपका कौन सा हो जाएगा? जीएसटी हो जाएगा। इस पर सरकार का कोई नियम काम नहीं करता है, जीएसटी आपको देना ही पड़ेगा। आयकर में तो नहीं होगा, संपत्ति में नहीं होगा, कृषि कर में नहीं, जीएसटी में होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि अगला क्लास में आपके लिए लेकर आऊं और वो भी इंपोर्टेंट क्लास लेकर आऊं जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।